प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं एकांकी के बारे में। एकांकी नाटक का ही एक छोटा रूप होता है। नाटक के बारे में जैसा कि अपन सभी जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि नाटक कोई ज़्यादा नाटकबाजी करता है ना, इधर उधर की बातें करता है, एक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं उसको? ज़्यादा नाटकबाजी नहीं, यानी एक्शन करना। एक्शन से जुड़ा हुआ यह शब्द है नाटक। तो नाटक का छोटा रूप होता है एकांकी। आप लोगों ने देखा होगा उपन्यास सम्राट हमारे साहित्य में कहा गया, किसे कहा गया उपन्यास सम्राट? मुंशी प्रेमचंद को। तो वो तो होता उपन्यास। उपन्यास में तो एक कहानी होती है जो लंबी चौड़ी विस्तार से अलग अलग खंडों में लिखी होती है, अलग अलग भागों में लिखी होती है। एक होता है नाटक। नाटक की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद से मानी जाती है, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके द्वारा ये नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है और नाटक के प्रणेता वो माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने खूब सारे नाटक लिखे। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, इस प्रकार के नाना प्रकार के उन्होंने ऐतिहासिक कथानक को लेकर, ऐतिहासिक किरदारों को लेकर उन्होंने खूब सारे नाटक लिखे थे। तो नाटक सम्राट उनको कहा जाता है। परीक्षा के अंदर कई बार आ जाता है। नाटक की जब भी बात आए तो आप जयशंकर प्रसाद का नाम जरूर लिखिएगा। नाटक कला की शुरुआत जयशंकर प्रसाद ने की थी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एकांकी आते हैं। नाटक की कला जयशंकर प्रसाद से चलती आई, फिर धीरे धीरे इन नाटकों का, नाटक में तो क्या होता है कि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार होता है। किसी घटना का, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित एक बहुत लंबा चौड़ा, एक बहुत लंबी चौड़ी एक श्रृंखला होती है, उसके कार्यकलापों की, घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। तो जो विशाल स्तर पर एक श्रृंखला के रूप में चलता है, एक लंबा चलता है, जिसको एक लंबे समय तक, लंबे समय की घटनाओं का समावेश होता है, तो वो तो कहलाता है नाटक। पर जब किसी एक घटना का समावेश होता है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित किसी एक घटना का समावेश होता है, किसी एक बात का समावेश होता है, या किसी व्यक्ति विशेष की कोई एक भावना है, एक विचार है, उस भावना या विचार को उकेरने के लिए कोई एक छोटा सा नाटक रचते हैं। यानी एक घटना होनी चाहिए, घटना हो सकती है, भाव हो सकता है, विचार हो सकता है, पर होनी वो एक ही चाहिए। और उसके बारे में जो एक छोटा सा नाटक रचते हैं अपन, लघु नाटक, बिल्कुल लघु नाटक, उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी नाम से स्पष्ट है, एक अंकी। एकांकी को यदि अपन तोड़ के देखें, इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? एक अंकी, यानी एक अंक। नाटक का कोई एक अंक, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कोई एक घटना, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कोई एक घटना, कोई एक विचार, एक सोच, उसको जब इस नाटक के माध्यम से अपन उकेरते हैं, लिखते हैं और उसका मंचन करते हैं। नाटकों में क्या होता है? मंचन करते हैं। पात्र होते हैं, 2 या 3 हो गए आदमी, पात्र हो गए। इसके अंदर राजा हो गया, रानी हो गया, वजीर हो गया, या कोई घर का दृश्य है तो उसके अंदर पति हो गई, पत्नी हो गई, पुत्र हो गया, और इस प्रकार वो बातें चितें करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, तो इस प्रकार की जो एक घटनाक्रम जो होता है, और उसको नाटक के माध्यम से, लघु नाटक के माध्यम से जब अपन बताते हैं तो उसे एकांकी कहते हैं। बिल्कुल नाम से स्पष्ट अपन कर सकते हैं इसको। तो एकांकी की परिभाषा अपन ये कहेंगे, एकांकी लघु नाट्य रूप है। कैसा नाट्य रूप है? लघु नाट्य रूप है। नाट्य रूप तो है, पर ये लघु नाट्य रूप है, जिसमें एक परिस्थिति, कैसी? एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना, यानी कोई एक ऐसी भावना, एक ऐसी घटना। आपने देखा होगा अपने एक बार के अंदर पात आया हुआ है तोलिया, एकांकी। तो वो क्या नाम होता है उस लेडीज का? रेणु। उस महिला का क्या नाम होता है, उसकी पत्नी का? मधु। तो मधु क्या करती है? वो सफाई पसंद होती है, अतिरिक्त सफाई पसंद होती है, और वो ऐसे माहौल में पली बढ़ी कि वो घर के अंदर
क्या भाई हर चीज़ के अंदर वो सफाई देखती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सबके लिए वो तौलिए अलग अलग रखते हैं। तो वो एक तौलिए को केंद्र बिंदु में रखकर वो एक कथानक गूंथी जाती है, एक छोटा सा नाटक बनाया जाता है। तो कथानक घटना एक ही है ना, एक घटना को लेकर। इसी प्रकार आपने देखा होगा आपके एक नाटक और आया हुआ है, भोर का तारा। भोर का तारा एक नाटक आया हुआ है, किसका है ये? शेखर और छाया से संबंधित है। लेखक कौन है इसके? जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें भी उन्होंने भोर का तारा, सिर्फ उस भोर का तारा जो शेखर की जो प्रेम कहानी है उसकी शुरुआत और प्रेम कहानी को लेकर शेखर की जो अंदर की जो देशभक्ति होती है उसके लिए वो प्रेम का भी त्याग कर देता है। इस भावना को उद्धृत करने के लिए उन्होंने एक एकांकी रचना लिखी कि जब जब भी जरूरत पड़ी है देश को, प्रेमियों ने अपने प्रेम को देश पर न्यौछावर कर दिया है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हुए हैं। तो इसी भावना को लेकर भोर का तारा लिख दिया। तो एक घटना, एक भावना थी वो। तो एक भावना जनित संवेदना की अभिनयात्मक शैली। अभिनयात्मक शैली यानी जिससे अभिनय किया जा सके। एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, वो हंसता हुआ बोलेगा या हो सकता डांटता हुआ बोलेगा, उसके अलग अलग भाव होंगे, है ना। कभी लड़ाई के भाव है, कभी डांटने के भाव है, कभी खुशी के भाव है, कभी रोने के भाव है, कभी कोई प्रश्न पूछ रहा है, कुछ उत्तर दे रहा है। तो अभिनय करना अभिनयात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती है। तो एकांकी समझ में आ गई। अभिनयात्मक शैली में प्रस्तुत की जाने वाली वह अभिनयात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाने वाला वह लघु नाटक जो किसी एक घटना, एक परिस्थिति और एक भावना से संबंधित होती है, उसे क्या कहेंगे अपन? एकांकी कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है एकांकी। परिभाषा की दृष्टि से भी समझे आप और इसको दिमाग के अंदर फिट कर लें। एक भावना होती है, नाट्य रूप होता है। एकांकी के तत्व, अब एकांकी में होते क्या क्या है? आप लोगों ने एकांकी पढ़े तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक कथा होती है। एक कथा का मतलब एक कहानी होती है पीछे। तो एक कथा वस्तु, उसके अंदर पात्र होते हैं जो संवाद बोलते हैं। इसके अंदर एक मुख्य पात्र भी होता है, एक सहायक पात्र भी होता है, एक दो और कोई सह सहायक जिसे अपन कह सकते हैं। बाकी मुख्य पात्र तो एक ही होता है जिसके इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है, जिसे अपन कह सकते हैं हीरो है। हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, विलन भी होते हैं, है ना। फिल्म में बनती है ना फिल्म, ये फिल्म किसी एक घटना को लेकर बनती है, है ना। तो पात्र, संवाद का मतलब डायलॉग। संवाद का मतलब क्या था? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डायलॉग। वो जो डायलॉग बोलते हैं, पहला एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तीसरा जवाब देगा, बीच में से और कोई आवाज़ आएगी, पार्श्वध्वनि से आवाज़ आएगी। तो ये जो लेखन होता है, संवाद लिखा जाता है, तो इसे संवाद कहते हैं। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ गई, कथा वस्तु, पात्र और संवाद। और इसके बाद में एकांकी में एक होता है रंग संकेत। क्योंकि ये एकांकी जो होता है ना भाई, पढ़ने के लिए तो है ही है, इसको एकांकी का मंचन होता है। एकांकी का क्या होता है? मंचन का मतलब मंच के ऊपर जाकर उस नाटक को, उस एकांकी को रचा जाता है। कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी एनुअल फंक्शन के अंदर इस प्रकार के, जैसे आप कई बार सामूहिक गीत गाते हो, एकल गीत गाते हो, तो इसी प्रकार कई बार एकांकी का आयोजन होता है। आप लोगों को भी अपने विद्यालय में एकांकी का आयोजन करना चाहिए। अब की बार करें, कोशिश करें आप। और कुछ नहीं तो ये शेखर वाले पार्ट जो है ना भाई, भोर का तारा, उसकी कर लें आप, देशभक्ति का है ये। तो इसके अंदर जो होता है रंग संकेत। अब रंगों का संकेत, जैसे राजा है, कहीं पर राजा का पात्र है तो उसकी राजा की वेशभूषा, राजा का ये बैठने की जगह है तो राजा का सिंहासन, कि वहाँ स्टूल ले जाके थोड़ी रखेंगे राजा बैठ भाई, तो उसके लिए सिंहासन होगा। राजा की वेशभूषा, शेरवानी वगैरह, राजा के हाथ में क्या होगी? तलवार होगी। क्या मोबाइल होगा? तलवार होगा। तो ये राजा की ये वेशभूषा काम आती है। इसी प्रकार राजा का कोई सेनापति आ गया तो सेनापति की वेशभूषा होनी चाहिए, कसा हुआ, बेल्ट लगा हुआ और साइड में मतलब उसके हाथ में तलवार और साथ में दो सैनिक, साथ में बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है नहीं। तो जैसा उसका पात्र है, जैसा उसका नाम है, जैसा उसका काम है, वैसा उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, वैसा रंग रूप होना चाहिए।
कि वो फ्रेंच गद्दारी बना के आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा कोई। तो या जैसे कि अपने उसका नाम था तौलिया पाठ में जैसे मधु है, हैं, तो उसको अब अपन आपने देखा होगा उसके अंदर एक कोष्टक के अंदर चीज़ें लिखी हुई होती है। साड़ी पहने हुए मधु अचानक टूथब्रश कर रही है, ना अचानक कमरे से निकलती हुई आती है, हाथ में झाड़ू है। तो ये क्या उसकी वेशभूषा है, उससे मालूम पड़ता है कि ये गृहिणी है। ठीक है, तो जैसा पात्र है उसके अनुसार उसकी ड्रेस का कॉम्बिनेशन, उसका कलर, उसकी वेशभूषा, उसके बालों का आवरण, ठीक है ना, उसका पहनावा, और वैसी उसकी बोली चाली। और बोली चाली नहीं है तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर एकांकी में वो आदमी फेल हो जाएगा। तो ये इसके एकांकी के तत्व हो गए। परीक्षा के अंदर कई बार आ जाता है एकांकी के तत्व। नाटक के तत्व भी यही है, नाटक में भी यही होता है। क्या होता है? कथा वस्तु होती है, कहानी होती है, पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, रंग संकेत होते हैं, यही होता है ना। अब एकांकी के स्वरूप, एकांकी कितने प्रकार के होते हैं? ये कि ये स्वरूप नाटक के हैं, ये कि ये पात्र नाटक। बस फर्क कितना है नाटक और एकांकी में? ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, बस समझ गए? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। नाटक पूछ ले, यही चीज़ें आपको घुमा फिरा के लिखनी है अपने शब्दों में। अब आप देखिए एकांकी के स्वरूप कुछ तो ऐतिहासिक होते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का एकांकी करना आपको तो कैसा हो गया? ऐतिहासिक हो गया। अशोक महान का करना है, कैसा हो गया? पृथ्वीराज चौहान का करना है, कैसा हो गया? स्कंदगुप्त का करना है, ऐतिहासिक हो गया। पन्नाधाई का करना है, ऐतिहासिक हो गया। तो ऐतिहासिक नाटक। राजनीतिक, उस समय की तात्कालिक व्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर, क्योंकि एकांकी एक बिंदु को लेकर किस प्रकार राजनीति चलती थी, किस प्रकार षड्यंत्र चलते थे, तो वो राजनीतिक नाटक हो जाएंगे। ऐतिहासिक, सामाजिक, जो किसी समाज की समस्या को लेकर, जो किसी समाज की समस्या को लेकर, किसी एक समस्या को लेकर, तो वो सामाजिक नाटक हो जाएंगे। पौराणिक, जो पौराणिक बातों को लेकर, पौराणिक बातें कौन सी? जो हमारे ग्रंथों में है। आपने देखा होगा राम के बारे में है, रामायण है, महाभारत है। यदि इनको पूरा रचा जाए तब तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? नाटक हो गया, ऐतिहासिक नाटक हो गया पूरा का पूरा। पर राम की किसी कोई एक घटना को, राम का सीता स्वयंवर अपन ले रहे हैं, सीता स्वयंवर का मंचन करना है, या अर्जुन वो तीर मार रहा है, अर्जुन वो द्रौपदी का स्वयंवर का वो है, एकांकी है, तो उस कथानक को कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? पौराणिक। वो क्या हो गया? पौराणिक हो गया। बैठ गए सुन में। सांस्कृतिक और मनोविज्ञान। सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति से संबंधित है, यानी उस नाटक की जो मूल थीम है, मूल जो विचार है, मूल भावना है, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो उसका प्रकार हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक, जो मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, तो ये भी एकांकी के स्वरूप अपन लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आते हैं एकांकी के, एकांकी का अंत कैसा होता है। देखिए आप, एकांकी और नाटक दोनों में हो, आप नाटक को भी साथ साथ समझ ले। एकांकी और नाटक अंत की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। अंत की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? इसको आप यूं समझो, आप फिल्में देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पूरी फिल्म चलती है, अंत में, लास्ट में, अंत में जाकर हीरो संघर्ष करता करता हीरो की मृत्यु हो जाती है, हीरो की। उस समय आप थोड़े क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि यार इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, दुखी होते नहीं होते? तो नाटक में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, उसमें वो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देता है, दुख होता नहीं होता है? और यदि वहीं पर नाटक समाप्त हो जाए, दुखांत, वहीं पर नाटक समाप्त हो जाए तो दुखांत। पर कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के अंत में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जो षड्यंत्रकारी है, विलन है, उनकी मृत्यु हो जाती है और देशभक्तों की जीत होती है इस प्रकार। तो वो क्या कहलाता है? सुखांत। वो क्या कहलाता है? जिसके अंदर आनंद आता है, सुख आता है। तो दो प्रकार के हो गए, सुखांत और। परीक्षा के अंदर कई बार ये भी आ जाता है, नाटक का अंत की दृष्टि से नाटक कितने प्रकार के होते हैं? सुखांतक और दुखांतक। जिसका अंत में दुख होता है, किसको? पाठकों को।
दर्शकों को, पाठकों को और दर्शकों को। दुख होता है दुखांतक, सुख होता है सुखांतक, आनंदानुभूति होती है सुखांतक। अब प्रसादोत्तर काल में, यानी प्रसाद जी शुरुआत में तो वो कवि थे, शुरुआत में तो वो कविताएं लिखते थे छायावादी, पर जैसे जैसे प्रसाद जी उनका समय चेंज हुआ, यानी जैसे जैसे वो लिखते गए और अंतिम समय में उन्होंने खूब सारे नाटक लिख दिए थे। तो प्रसादोत्तर काल कहते हैं। प्रसाद का उत्तर काल, एक तो होता है चढ़ा वाला, है ना, उत्तर काल। उत्तर काल में एकांकी लेखन शुरू हुआ। इस काल में कई प्रभावी एकांकी की रचना की गई। तो प्रसाद जी ने तो क्या हुआ, प्रसाद जी ने तो नाटक लिख दिए थे बड़े बड़े। जब प्रसाद जी ने नाटक लिख दिए तो लोगों ने नाटक पढ़े, कहा हाँ यार ये भी विधा है कोई, क्योंकि पहले गद्य में कोई नहीं लिखते थे। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले गद्य में कोई नहीं लिखते थे। आज से 150 साल पहले आप देखेंगे कि जितना साहित्य लिखा हुआ है सब पद्य में है। कबीरदास जी पद्य में, मीरा, रामचरितमानस, तुलसीदास, रसखान, सूरदास, सेनापति, पद्माकर, कालिदास, सभी पद्य में लिखते थे, गद्य में कोई लिखता ही नहीं था। ये गद्य विधा ही ये 1850 के आसपास आई है आधुनिक काल में। आधुनिक काल आपके कोर्स में है, आपने विस्तार से पढ़ा है, तो वहाँ से ये गद्य विधा आई है। और गद्य विधा के अंदर ये एकांकी और नाटक लिखना किसने शुरू किया? नाटक सबसे पहले प्रसाद जी ने। और जब प्रसाद जी ने नाटक लिखना शुरू किया, इतना बड़ा नाटक हो गया विस्तार से, तब लोगों ने देखा यार इसका एक छोटा रूप भी तो हो सकता है, छोटा रूप भी तो हो सकता है। तो लोगों ने उस नाटक का, जैसे नाटक में तो 10 चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ को लेकर छोटा सा नाटक लिख दिया। तो वो विधा धीरे धीरे क्या हो गई, शुरू हो गई, एकांकी विधा शुरू हो गई। तो ये प्रमुख एकांकी कौन कौन से हैं? वैसे तो खूब है, अपन को सबके नाम याद नहीं रखने हैं, आपको 2-4 नाम याद रख लें। एक तो भोर का तारा आपके कोर्स में ही है, तौलिया आपके कोर्स में है, ये 2 नाम लिख सकते हैं। तौलिया के साथ उसका लेखक का नाम लिख लो, भोर का तारा के साथ उसके लेखक का नाम लिख लो। लिख लोगे? पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, दीपदान, वितस्ता की लहरें। वितस्ता की लहरें आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था, उस समय हमारे गांव में बलुंदा में स्कूलों के अंदर नाटक खेला करते थे। टीचर्स लोग, स्टूडेंट लोग, नाटक रात को पूरी साज सज्जा के साथ पूरा गांव आता था और नाटकों का मंचन होता था। उस समय हमारे गांव में, ये लगभग 1980 की बात है, उस समय एक नाटक का मंचन हुआ था, पृथ्वीराज की आंखें, वहाँ पर मंचन हुआ था। तो उस समय तो मैं विद्यार्थी था। जब मैं एसटीसी में था, बगड़ी डाइट में, उस समय एक नाटक हमने वहाँ पर रचना की थी। एक नाटक हमने खेला था, वितस्ता की लहरें। और उस वितस्ता की लहरों में क्या होता है, सिकंदर और राजा पुरु का दृश्य होता है। सिकंदर और राजा पुरु, इधर से सिकंदर आता है, इधर से सिकंदर आता है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कोई मोहम्मदन आया था, कौन था? सिकंदर था। और कहाँ से घुसा था वो? कश्मीर से, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के अंदर घुसा था। और वहाँ से अफ़गानिस्तान से होता हुआ आता है सिकंदर। और जब वो वितस्ता नदी होती है सामने, कौन सी नदी होती है? और वितस्ता नदी के अंदर वो वितस्ता नदी को पार करके आता है सिकंदर। तो वहाँ पर वितस्ता नदी के किनारे पर उसका, सिकंदर का सामना होता है राजा पोरस से, राजा पुरु कहते हैं। तो इस नाटक के अंदर, इस एकांकी में मैंने राजा पुरु का रोल किया था। उस समय ये बात है 1988 की है। कब की है? 1900। राजा पुरु का रोल किया था, सिकंदर का सामना किया था उस समय, मुझे याद है। तो ऐसे मौके ज़िंदगी में मिलते हैं, जब भी आपको मिले, कैसा हमें आप मौका दीजिए, हम बनते हैं। इससे आदमी सीखता है। तो ये वितस्ता की लहर है। और उसी, जब वो सिकंदर आता है वितस्ता की पार करके, जैसे ही हिंदुस्तान में प्रवेश करता है और हिंदुस्तान की खूबसूरती देखता है, ठीक है नहीं? तो उस समय का वो गीत है, आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी वर्षों पहले, आप कभी देखना चाहें तो परीक्षा के बाद में आप ज़रूर देखें, सिकंदर ए आजम। कौन सी फिल्म है? सिकंदर ए आजम। सिकंदर ए आजम पिक्चर आई थी। उस फिल्म में ये इसी के ऊपर है, सिकंदर और राजा पुरु के ऊपर, जिसके अंदर राजा पुरु हाथी के ऊपर बैठकर अपने देश का यशोगान करता है और गीत गाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश से, कौन कहता है? राजा पुरु कहता है, राजा पुरु कहता है उसे। ठीक है ना? तो ये उस पिक्चर का गीत है, आप जरूर इसको देखें। तो ये कुछ नाटक थे, अपन कर सकते हैं, इसको याद रह जाएगा। वितस्ता की लहरें, पापी और ये तोलिया, 2-4 आप नाम जरूर हैं। पाजेब एकांकी मनोवैज्ञानिक ही है, मनोवैज्ञानिक भाव है वो। हाँ, पाजेब भी लिख दो ना आप, इसका नाटक लिख दो पाजेब, ये भी एकांकी है ना। बाल मनोविज्ञान को उभारने का एक उसके अंदर है, उसके अंदर मूल भाव क्या है? पाजेब नहीं है, पाजेब को पकड़ना नहीं है, बाल मनोविज्ञान को उभारना। ये कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। कैसा है भैया? मनोवैज्ञानिक। अब परीक्षा के अंदर कई बार आ जाता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। अब तक अपन ने देखा कि ये सारे के सारे गुण लगभग पूरे के पूरे नाटक में यही होते हैं। नाटक का अंत भी ऐसा ही होता है ना, नाटक के पात्र भी ऐसे ही होते हैं। और एक नाटक में क्या होगा, वह ये लघु रूप नहीं होता बस। अब नाटक और एकांकी में अंतर क्या है? तो देखिए, पहला अंतर सबसे बड़ा, 1 अंक की नाट्य विधा है। कितना अंक? 1। और इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। दूसरा, एक ही घटना या कार्य का प्रस्तुतिकरण होता है। एकाधिक, एक से अधिक कथा, उपकथा, घटना हो सकती है। एकाधिक, एक से अधिक कथा, घटना, उपकथा हो सकती है। चरित्रों, यही चरित्र कौन से? वही संवाद बोलने वाले पात्र। चरित्रों, पात्रों का क्रमिक विकास नहीं होता, यानी बहुत तेजी से वो चलते हैं, क्योंकि कम समय में पात्र के अंदर क्वालिटी जो है वो बाहर बतानी होती है, कम समय में, है ना। जैसे पाजेब के अंदर वो सीधा उसका पिता आता है और पिता जैसा होता है रौबदार, माता जैसी होती है वो वैसा उसके अंदर निकल जाता है। कम समय में क्रमिक विकास नहीं होता, धीरे धीरे विकास नहीं होता, क्रमिक नहीं होता है, एकदम हो जाता है। जबकि इसके अंदर पात्रों और चरित्र का विकास क्रमिक व धीरे धीरे होता है, क्योंकि नाटक होता है बहुत लंबा होता है। जैसे रामायण का नाटक खेलना, अपन को रामायण का नाटक खेलना है तो प्रभु श्री राम पहले छोटे होंगे, घर पे वो बाल लीलाएं करते होंगे, फिर विश्वामित्र के पास गए तो छोटे होंगे, धनुष कमान से करते होंगे, फिर उनकी शादी भी हुई होगी अगले खंड में, अगले एकांकी में, ठीक है नहीं, तो थोड़े बड़े हुए होंगे ना। फिर सीता चली गई तो फिर मतलब उनके पात्रों का क्रमिक विकास हो रहा नहीं हो रहा है? कहीं पर तो वो बालक के रोल में है, अटखेलियाँ कर रहे हैं, कहीं वो स्टूडेंट के रोल में है विश्वामित्र के साथ, कहीं पर वो उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है राक्षसों के साथ लड़ते हुए। और जब उनको स्वयंवर में जाते हैं तो उनका एक अलग ही मनोदशा होती है उनकी। फिर जंगल में चले जाते हैं, सीता हरण हो जाता है, रावण के सामने जाते हैं तो अलग ही उनका है ना। तो उनके चरित्र का विकास कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। और इसमें क्योंकि घटना एक ही है, घटना तो तुरंत विकास नहीं होता, इसका एकदम विकास हो जाता है, इसका विकास धीरे धीरे नहीं होता। कथानक द्रुत गति से फल दर्शाता है, क्योंकि घटना एक ही है, द्रुत यानी तेजी से, है ना, तेजी से। और यहाँ पर द्रुत गति से फल नहीं दर्शाता। रामायण शुरू होगी तो सबसे लास्ट में ही रावण के ऊपर विजय होगी, है ना, धीरे धीरे फल मिलेगा। संवाद, घटना, चरित्र विकास चुस्त होता है, क्योंकि कम समय में होता है तो बहुत फास्ट होता है, बहुत चुस्त होता है। और इसके अंदर संवाद, घटना, विकास धीरे धीरे होता है। कम समय में मंचन होता है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि एकांकी एक अंक है, कम समय में, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े एकांकी है, बड़ा है तो 2 घंटे में उसका मंचन हो जाएगा। और नाटक का मंचन तो कई बार आपने देखा होगा कि रामलीला का मंचन, रामलीला क्या एक प्रकार की नाटक है, रामायण रामलीला चलती है, क्या पूरा एक प्रकार की क्या है, नाटक है। तो कितने दिन लगते हैं उसके अंदर? 10 दिन रामलीला चलती है ना। तो उसका लंबा चौड़ा इतिहास होता है, लंबा चौड़ा, या कम से कम 5-6 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तो लंबे समय में मंचन होता है। तो ये था एकांकी और नाटक के बारे में विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2020 में आत्मकथा और जीवनी से संबंधित प्रश्न आ चुका है। आत्मकथा और जीवनी से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो अब आप देखिए, पीछे नाटक और एकांकी से संबंधित, कहानी से संबंधित,
संस्करण और रेखा चित्र से संबंधित। तो ये कुछ टॉपिक रहे हैं, तो जिनको अपन विशेष रूप से अपन को तैयारी करनी है। देखते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, और इसके बाद भी निरंतर ये वीडियो बनने का क्रम, आप लोगों को पढ़ाने का क्रम जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित आपकी कोई शिकायत हो, कोई भी क्वारीज हो, कोई आपके प्रश्न हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।